ट्वेल्थ क्लास। हम अपनी किताब का आखिरी लेसन देख रहे थे और वो था थर्ड थॉट्स। और ये जो थर्ड थॉट्स जो लेसन है वो हम देखे थे कि सेकंड थॉट नामक ईडियम जो है, मुहावरा जो है, उस पे आधारित था। थर्ड थॉट में एक विक्रेता है जो अपने लेखक का दोस्त है, जिसने एक कहानी सुनाई। वो कह रहा है कि मैंने चर्च के पास कोई एक दुकान थी, वहाँ से एक पेंटिंग खरीदी जो मुझे लगा था कि महान चित्रकार टर्नर की हो सकती है, और वो बाद में सही साबित भी हुई। 10 शिलिंग में खरीदी थी और 50 पाउंड में उसको बेच दिया तो उसे 49.10 शिलिंग का फ़ायदा हुआ, क्योंकि 20 शिलिंग इजिकल टू 1 पाउंड होता है। अब वो कह रहा है कि मैंने विचार किया कि मुझे यह जो मुनाफा मैंने कमाया है उसका आधा मुझे किसे दे देना चाहिए, उसका आधा मतलब 24 पाउंड मुझे किसे दे देना चाहिए, उस डीलर को दे देने चाहिए। ऐसा विचार करके वो रात को सो जाता है और सुबह 3-4 बजे जल्दी उठता है और फिर वो पुनः विचार करता है। उसकी हैबिट थी, तो वो कहता है कि $24 तो ज़्यादा है, कोई ज़रूरत नहीं है देने की। मन बनाता है कि कितने डॉलर दूंगा, $10 बहुत है। फिर उसको नींद नहीं आती है। अगले 1 घंटे 2 घंटे बाद पुनः विचार करता है और निर्णय लेता है कि उसको 5 पाउंड दे दूंगा, बहुत है। अब देखो देगा कितना अभी कुछ नहीं पता, इससे आगे हम देखते हैं। While I was dressing the next morning, वो कह रहा है कि अगले दिन जब सुबह मैं तैयार हो रहा था, I thought about the dealer again, और मैंने एक बार फिर उस डीलर यानी जहाँ से उसने वो पेंटिंग खरीदी थी, डीलर का था विक्रेता, उसके बारे में फिर सोचा। Why should I, कि क्यों मैं उसे, ब्रैकेट में देखना, so my thoughts run, और एक बार फिर उसके विचार चलने लगे। एक बार फिर सोच रहा है कि why should I directly I had for the first time in my life brought off a financial coup। वो कह रहा है कि मैं ऐसा क्यों करूं। ये जो कू है, इसको कू कहते हैं, वो होती है सफलता। फाइनेंशियल का अर्थ होता है आर्थिक। वो कह रहा है कि वाई शुड आई डायरेक्टली हैड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ ब्रॉट ऑफ ए फाइनेंशियल कू, सफलता, लाभ कमाना, कि पहली बार मैंने आर्थिक रूप से लाभ कमाया है। वो कह रहा है कि पहली बार मैंने आर्थिक रूप से लाभ कमाया है, तो मैं क्यों क्या करूं, स्पॉइल इट, इसको खराब कर दूं, बाय गिविंग, देकर, ए लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अवे, कि मैंने पहली बार मुनाफा कमाया है और मैं इस मुनाफे में से इतना बड़ा भाग यानी $5 देकर क्यों ऐसा गलत कार्य करूं। मैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, और यदि मैंने ऐसा किया, was not that flying in the face of goddess of business, in the face, flying in the face का अर्थ होता है अपमानित करना, flying in the face का अर्थ होता है अपमानित करना। यदि मैंने ऐसा कर भी दिया, यदि उसको $5 दे दिए, तो क्या मैं व्यापार की जो देवी है, जो मुझ पे पहली बार मेहरबान हुई है, क्या मैं उसका अपमान नहीं कर रहा। Whoever she may be, मतलब वो जो भी हो, कहने का मतलब जो व्यापार को सफल बनाने के लिए देवी देवता होते हैं, यदि मैंने आज पहली बार मुनाफा कमाया और वो किसी को दे दिए, तो स्वाभाविक बात है वो मुझसे क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। ये तो उनका अपमान करना है। Was it not asking her to disregard me, फिर कह रहा है यदि मैंने इस प्रकार ये किया तो क्या इस कार्य से देवी लक्ष्मी मुझसे नाराज नहीं हो जाएगी। यानी वो कह रहा है ओनली ए डे और सो आफ्टर वी हैड एट लास्ट गॉन ऑन टॉप। वो कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए,
एक दो दिन पहले ही हमारे संबंध क्या हुए हैं, अच्छे हुए हैं। देखो लिखा है ओनली ए डे और सो, एक दो दिन पहले ही वी हैड एट लास्ट गोट ऑन टर्न, यानी हमारे संबंध अच्छे हुए हैं, यानी उसने पहली बार क्या कमाया, मुनाफा कमाया। ये संबंध किसके साथ बता रहा है, व्यापार की देवी, धन की देवी जिसको लक्ष्मी कह सकते हैं, वो कह रहा है कि लक्ष्मी जी से मेरे संबंध अभी तो सुधरे हैं, और यदि मैंने इस मुनाफे को यदि साझा कर लिया, बेकार में से उसे दे दिया, तो मुझसे नाराज हो जाएगी। देर इज़ नो फ्यूरी, फ्यूरी का अर्थ है क्रोध, लाइक ए वुमेन स्कॉर्न, कि यदि आप एक महिला को स्कॉर्न करते हैं, अपमानित करते हैं, और फिर यदि वो फ्यूरी हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, तो उससे खतरनाक कुछ भी नहीं। इट वुड प्रोबेबली बी द एंड ऑफ मी, और फिर सोचने लगा शायद मेरा खात्मा ही हो जाएगा, यदि मैंने मुनाफा आज उसे दे दिया तो व्यापार की देवी मुझसे नाराज हो जाएगी और मैं तो सवा हो जाऊंगा, मैं तो मिट जाऊंगा। सिटी मैग्नेट्स आर सक्सेसफुल, सिटी का अर्थ है शहर के, मैग्नेट्स का अर्थ होता है व्यापारी। कहीं आप वो मैग्नेट चुंबक वाला समझो कि शहर के जो व्यापारी हैं वो क्या है, सक्सेसफुल है, कामयाब हैं, प्रोबेबली संभवतः है, जस्ट बिकॉज दे डोंट डू दीज फुलिश इम्पल्सिव थिंग। फुलिश का अर्थ है मूर्खतापूर्ण की गई, इम्पल्सिव का अर्थ है भावुकपूर्ण, थिंग्स का अर्थ है चीज़ें। व्यापारी तभी कामयाब हैं क्योंकि वो इस प्रकार के भावुक भरे निर्णय नहीं लेते, उनको घाटा होता है तो खुद वहन करते हैं, मुनाफा होता है तो भी अपने आप को ही लाभ पहुँचाते हैं। मैं पहली बार मैंने मुनाफा कमाया है और बेवजह उस व्यक्ति को 5 पाउंड दे रहा हूँ, ये तो बहुत गलत है। मतलब देवी नाराज नहीं होगी उससे, वो बस वही बात है, वो खुद बार बार क्या कर रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है। अब देखना, इम्पल्स इज द नेगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। इम्पल्स का अर्थ होता है भावुकता, इज द नेगेशन का अर्थ होता है निषेध, विपरीत, और मैग्नेटिज्म का अर्थ होता है व्यापार। कि व्यापार में सफलता का कोई लेना देना, वो भावुकता का कोई लेना देना नहीं है। यदि व्यापार में आपको सफल होना है तो सबसे पहले आपको भावुकता त्यागनी पड़ेगी। सही बात है, आप व्यापार कर रहे हैं और भावुक होकर आपने अपना मुनाफा ही है वो नहीं लिया, तो आपका व्यापार ज़्यादा दिन नहीं चले पाएगा, नहीं टिक पाएगा। इफ़ आई एम टू मेक एनी काइंड ऑफ फिगर इन दिस न्यू रोल ऑफ फाइन आर्ट, वो कह रहा है कि व्यापार में भावुकता की कोई जगह नहीं होती, और वो ये भी कह रहा है साथ में कि यदि मैंने इस कलाकृतियों के व्यापार वाले नए धंधे में, देखिए, काइंड ऑफ फिगर इन सच न्यू रोल ऑफ फाइन आर्ट स्पेक्टेकुलर, ब्रैकेट में लिखा है, सो माई थॉट्स कंटिन्यू, लगातार सोच रहा है। यदि वो कह रहा है कि अभी मैं जो नई नई चीज़ें बेचने लगा हूँ, इस नए धंधे में मुझे सफल होना है, फिर दिमाग में विचार आ रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा माई फीलिंग्स, मेरी भावनाओं। वो कह रहा है कि अभी अभी जो मैंने नया व्यापार शुरू किया है, कलाकृति, फाइन आर्ट, स्पेकुलेटर का अर्थ होता है स्पेकुलेटर, यानी जिसको देखने के लिए जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, कलाकृतियाँ जो रहती हैं, मतलब बड़े बड़े डिजाइन और पेंटिंग्स, तो यदि वो कह रहा है कि फाइन आर्ट स्पेकुलेटर जो काम मैं कर रहा हूँ, उस काम में यदि मैंने अपनी भावनाओं पे नियंत्रण नहीं पाया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। नो 5 पाउंड इज absurd। अब देख लो आप, अब क्या कह रहा है कि ना जी 5 पाउंड भी बकवास साबित होंगे, बेकार साबित होंगे, मैं 5 पाउंड उसको नहीं दे सकता। अब 5 पाउंड से भी हट गया। ए डूसर, ये डूसर होता है जी, डूसर, और 1 पाउंड। डूसर का मतलब होता है, मैं लिख रहा हूँ, ये अच्छा वर्ड है, अलग से नोट कर लेना, इसका अर्थ होता है प्रेजेंट, यानी गिफ्ट, उपहार। 1 पाउंड विल मीट द केस। वो कह रहा है कि इस मामले के लिए पर्याप्त क्या है, 1 पाउंड काफ़ी है, 1 पाउंड मैं उसको दे दूंगा। देखो 24 से 10, 10 से 5 और 5 से कितने पे आ गया, 1 पर।
अब और देखना आप, ये एक तो दे क्या क्या आप देखते रहना। तभी तो कहा है थर्ड थॉट्स, ज़्यादा सोचना भी ठीक नहीं है, ये बार बार अपने विचार बदल रहा है। इट विल बी नथिंग टू मी और एट एनी रेट नथिंग सीरियस। वो कह रहा है कि इससे मेरे ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। विल बी नथिंग टू मी, कोई असर नहीं पड़ेगा। और क्या कह रहा है, कम से कम गंभीर, और एट एनी रेट नथिंग सीरियस, कोई गंभीर फर्क नहीं पड़ेगा। बट ए गिफ्ट ऑफ क्विल एंड मना फॉर ए क्लियर स्काई टू द डीलर। वो कह रहा है ए गिफ्ट ऑफ क्विल एंड मना फ्रॉम ए क्लियर स्काई। ये कविल एक पक्षी का नाम, और मैना का अर्थ होता है यानी अच्छा भोजन देना। वो कह रहा है कि यदि मैंने ऐसा कर दिया तो आप यूं समझ लें कि एक विक्रेता के द्वारा यह राशि छप्पड़ फाड़ के मिलने वाले धन के बराबर है। यहाँ से आप यदि देखेंगे ना ध्यान से, बट ए गिफ्ट ऑफ क्विल एंड मैना फ्रॉम ए क्लियर स्काई टू द डीलर, ये पूरी की पूरी एक कहावत है। और इसका अर्थ होता है आपने सोचा नहीं, फिर भी आपको अप्रत्याशित ढंग से अचानक कोई गिफ्ट मिल गया, छप्पड़ पाड़ के धन देने के बराबर है। बताओ, 1 पाउंड को ये बता रहा है विदाउट हाउ एवर डूइंग एम एनी हार्म, और उसको कोई नुकसान भी नहीं होगा। ए पाउंड विल बी एम्पल अकम्पनीड बाय ए ब्रीफ नोट। वो कह रहा है कि 1 पाउंड एम्पल होगा, ये वर्ड भी आप लिख लेना, अच्छा वर्ड है। इसका अर्थ होता है इनफ, यानी पर्याप्त। अकम्पनी का अर्थ के साथ, ब्रीफ नोट का अर्थ है छोटा सा पत्र। $1 बहुत है, काफ़ी है, और उसके साथ मैं धन्यवाद भरा एक पत्र भी उसे लिख दूंगा। द नोट वॉज टू द इफेक्ट दैट आई हैड सोल्ड द ड्रॉइंग एट ए प्रॉफिट। वो कह रहा है पत्र का विषय यह था, इफेक्ट का अर्थ विषय, वो ये था कि मैंने एक ड्राइंग बेची, उससे मुनाफा कमाया। विच इनेबल मी टू मेक हिम ए प्रेजेंट, और उस मुनाफे के कारण ही मैं योग्य हो पाया कि आपको कुछ भेंट कर सकूं। बिकॉज इट वॉज एन ओल्ड एंड परहैप्स ओल्ड, ओल्ड का अर्थ है पुरानी, क्योंकि ऐसा एक पुराना, और परहैप्स ओड, देखिए ओड का अर्थ होता है स्ट्रेंज, ध्यान रखना ये मीनिंग भी विचित्र, क्योंकि एक पुराना और विचित्र बिलीफ का अर्थ होता है विश्वास। अब इस बार पत्र में उसने क्या लिखा, क्योंकि एक ऐसा पुराना और विचित्र विश्वास है मेरा, डेट वन शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग, कि व्यक्ति को ऐसा भला कार्य करना भी चाहिए। गुड लक शुड बी शेयर, कि जो सौभाग्य रहता है, खुशी जो रहती है, उसको बांटना चाहिए। इस बार पत्र की भाषा ये थी कि मेरी एक पुरानी और विचित्र आदत है, मैं हमेशा मुनाफे को क्या करता हूँ, बांटता हूँ। अब आगे देखिए, आई हैड द एनवलप इन माई पॉकेट, और फिर मैंने लिफाफा जो है उस पत्र को लिफाफे में डाला, और वो लिफाफा कहाँ डाल लिया, अपनी जेब में डाल लिया। कंटेनिंग द नोट, जिसमें वो नोट भी शामिल था, एंड द चेक व्हेन आई रीच्ड द क्लब फॉर द लंच। वो कह रहा है कि जब मैं लंच के लिए क्लब पहुंचा तो वह लिफाफा और उसमें रखा हुआ पत्र और चेक मेरी जेब में था, वो $1 का चेक उसको भेज रहा है। एंड डेट आफ्टरनून आई प्लेड ब्राइज सो डेस्ट्रसली। वो कह रहा है कि डिजास्ट्रसली का अर्थ होता है बहुत ही खतरनाक रूप से, खराब, आप खराब कह सकते हैं। वो कह रहा है कि मैंने क्या किया, ब्रिज की, ये ब्रिज जो है इसका अर्थ होता है जुआ। उस दोपहर को उसने क्लब में बहुत ही बुरे ढंग से जुआ खेला। डैट आई वॉज ग्लैड आई नॉट पोस्ट इट, और इतना बुरे ढंग से खेला। वो कह रहा है कि मुझे खुशी हुई कि मैंने वो पत्र जो है वो पोस्ट नहीं किया था, वो लिफाफा पोस्ट नहीं किया था। देखो $1 भी नहीं भेजा उसने,
और सारे के सारे पैसे कहाँ हार गया, जुए में हार गया। तो बार बार ज़्यादा सोचने वाला व्यक्ति कभी कुछ कर नहीं पाता, ये भी सही बात है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, सो माई थॉट्स रन, एक बार फिर सोचने लगा, एज आई डिस्ट्रॉय द एनवलप एंड कंटेंट्स, क्योंकि वो कह रहा है मैंने लिफाफे और उसमें रखी हुई सामग्री को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, फाड़ दिया। सच बार्गेन्स आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम, इस प्रकार की खरीदारी व्यापार में चलती रहती है, वो तो व्यापार का एक भाग है। बाइंग एंड सेलिंग आर ए परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर, किसी चीज़ को बाइंग बेचना, खरीदना, किसी चीज़ को सेलिंग बेचना, और एक परफेक्टली एकदम सही स्ट्रेट फॉरवर्ड करता है, सीधा सीधा मैटर मामला है बिटवीन डीलर एंड कस्टमर का, कि जो डीलर है वो बेचता है, कस्टमर है वो खरीदता है। इसमें उसको गिफ्ट देने की व्यवस्था कहाँ से आ गई बताओ, $1 भी नहीं दे रहा। द डीलर आस्क्स मी एज मच एज ही थिंक्स, बेचने वाला ज़्यादा से ज़्यादा मांगता है, ही कैन एक्सटोर्ट, जितना वो हड़प सकता है। अभी ये डीलर और कस्टमर की बातें हमें समझाएगा। द कस्टमर, वो जो ग्राहक होता है, हैविंग पेड इट, वह चुकाता है, इज अंडर नो ऑब्लिगेशन, उसके वो किसी बाध्य नहीं है वो, वाट एवर टू द डीलर, डीलर के प्रति, द इंसिडेंट इज क्लोज्ड, और घटना यहीं समाप्त हो गई। अब मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ये रहा, ये जब हम समरी पढ़े थे तो इस समरी में एक बात कही गई थी कि मैं ये कहानी आपको इसलिए नहीं सुना रहा कि इसमें व्यापार की बातें हैं, ट्रेड की बातें हैं, ना, मैं इसलिए नहीं समझा रहा, मैं तो आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि इस कहानी में मैंने अपनी आत्मा से सौदेबाजी की। वो कह रहा है कि जो थॉट है, ये जो नैरेटिव है, वो मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आदमी बेसिकली क्या होता है, सेल्फिश होता है, भौतिकवादी होता है। पैसे के लिए वह कुछ भी कर सकता है। देखो पैसा आते वो कैसे बदल गया, अपनी आत्मा से बार बार सौदेबाजी करता रहा। 24 पाउंड से 10, 10 से 5, 5 से 1, और वो एक भी नहीं भेजा। तो इस प्रकार ये अपना लेसन पूरा हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर और लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट के क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूँगा PDF के रूप में। नेक्स्ट अपनी दोनों किताबें पूरी हो गई, और नेक्स्ट जो है उससे हम करेंगे कंपोजिशन को स्टार्ट हम करेंगे। धन्यवाद। टेस्ट का सिलेबस आपको बता ही दिया है, रेड ट्रैप और ड्राउट नामक लेसन है। अन्य कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज से कर सकते हैं। धन्यवाद।